हेलो स्टूडेंट्स, आज देंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सब ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा, अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर ये चैप्टर करने के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करें तो एनसीईआरटी या कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिस्प नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने लिए भी बनाए थे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले एक सेकेंड। तो सबसे पहले आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है, जैसे हमने आसपास आपके देखा होगा, अपने शॉप्स होती हैं लोकल, जैसे एक पर्सन है वही उसमें कैपिटल लगाता है, वही उसका प्रॉफिट लेके जाता है, वही उसमें काम करता है, सब कुछ वही मैनेज करता है, तो वो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये क्या होता है कि ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल हु नाउ स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल हु बियर ऑल रिस्क एंड रिसीव ऑल प्रॉफिट। मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल है जो स्टार्ट करता है बिजनेस, वही रिस्क बियर करता है और प्रॉफिट भी वही लेके जाता है। अगर कोई लॉस होता है तो वही बियर करेगा। थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया तो रिस्क भी किसका होगा? उसी एक पर्सन का ही होगा, तो प्रॉफिट भी वही लेके जाता है। इसकी फ़ीचर क्या है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है। क्यों? किसी से पूछना नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, खुद की कैपिटल है, खुद की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सभी प्रॉफिट्स वही लेके जाता है। लाइबिलिटी भी पूरी की पूरी किसकी होती है? उसी पर्सन की, तो अनलिमिटेड होती है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर मान लो कोई लॉस हो गया और बिज़नेस में और पैसे की ज़रूरत है, लेके आना है या लॉस को कवर अप करना है, तो कौन लेके आएगा? ओनर ऑफ द बिज़नेस, सोल प्रोप्राइटर ही लेके आएगा। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। रिस्क भी कौन बियर करेगा? वही पर्सन, और प्रॉफिट भी फिर किसको मिलेंगे? उसी सिंगल पर्सन को ही प्रॉफिट भी उसी को ही मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर है लेक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। लेक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी होती है क्यों? अगर मान लो उस सोल प्रोप्राइटर, उसकी डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इलनेस हो गई है, तो बिज़नेस क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही पर्सन है, उसी ने कैपिटल लगा रखी है, बिज़नेस को मैनेज भी वही करता है, तो इसलिए लेक होता है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में। नेक्स्ट है हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या अच्छी चीज़ें हैं हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में और क्या डीमेरिट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं। क्विक डिसीजन, किसी से पूछना नहीं है क्योंकि सिंगल ओनर है, खुद के डिसीजन खुद ही लेने हैं, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। किसी को बताना नहीं अपने बिजनेस के रूल्स पॉलिसीज़ के बारे में, तो सीक्रेसी रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब कि वो एक ही पर्सन है, कोई बेनिफिट होता है, रिस्क तो खुद के ही होते हैं उसके। पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, खुद को एक संपूर्णता की वो आती है क्योंकि वो खुद ही काम कर रहा है, प्रॉफिट भी वो खुद ही ले रहा है। ये नहीं है कि दूसरा बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको डिससेटिस्फेक्शन हो कि मेरा बिजनेस होता है, मैं ऐसे करता है, वो करता, तो वो सेल्फ अकम्प्लिशमेंट होती है उसके अंदर। ये होते हैं कुछ एक मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर दो पर्सन्स हैं वो बिजनेस करेंगे तो दो कैपिटल भी तो दो लेके आएंगे ना, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लाइफ ऑफ बिजनेस भी लिमिटेड होती है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर, मैंने पहले भी बताया है कि अगर उसको कोई इलनेस, एक्सीडेंट कुछ भी होता है, डेथ होती है, तो लिमिटेड लाइफ होती है, बिजनेस भी क्लोज डाउन हो जाता है। लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, मैनेजीरियल एबिलिटी भी लिमिटेड होती है क्योंकि उतनी ही होती है जितनी कि उस पर्सन की होती है। हाँ, अगर दो पर्सन है तो दो की मैनेजीरियल एबिलिटी यूज़ होती, लेकिन अभी वो सिंगल पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, तो उसी की मैनेजीरियल एबिलिटी भी वो अपनी ही यूज़ करेगा, तो सिंगल लिमिटेड होती है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो सोल ट्रेडर से रिलेटेड है, वो क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। वैसे क्या होता है बिजनेस में? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में वो एक ही ओनर होता है, उसी की लाइबिलिटी होती है, उसी की कैपिटल, उसी का प्रॉफिट, सब कुछ उसी का होता है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर एंड बिजनेस आर वन इन द आई ऑफ लॉ। सोल ट्रेडर में एक ही होंगे लॉ की आंखों में, क्योंकि अगर कोई लाइबिलिटी होती है, कुछ होती है, तो वही पर्सन लाइबल होगा उन चीज़ों के लिए।
पर्सनल एसेट कैन बी अटैच टू द सेटल एनी बिजनेस लाइबिलिटी और अनपेड डेप्ट। कोई भी बिजनेस की लाइबिलिटी है या अनपेड डेप्ट है, अनपेड डेप्ट मतलब कोई लोन वगैरह ले रखा और वो पे नहीं कर रखा, तो कौन लाइबल होगा? उसकी पर्सनल एसेट भी लाइबल होगी सोल ट्रेडर की। क्यों? क्योंकि वो ही एक सोल, वो ओनर एंड अ बिजनेस सेम है सोल ट्रेडर में। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ आएगी होंगी और आपको याद भी रखनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बिज़नेस होता है हमारा, वो होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि इसमें एक फैमिली होती है जो अपना बिजनेस रन करती है, जो भी मेंबर बाय बर्थ उसके मेंबर्स बन जाते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग होती है इक्वली। सभी जो सबसे बड़ा मेंबर होता है फैमिली का, उसको कर्ता ऑफ द फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। ये तो मैंने एक क्रक्स बता दिया, अभी हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फाउंड ओनली इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। गवर्न एक्सप्लिटली बाय हिंदू लॉ। तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ये गवर्न किए जाते हैं? बाय हिंदू लॉ। मेंबरशिप इज एक्वायर्ड स्ट्रिक्टली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ अक्रॉस 3 सक्सेसिव जनरेशन। 3 सक्सेसिव जनरेशन तक बाय बर्थ वो क्या मेंबर बनते जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड आई, थर्ड आई, तो 3 जनरेशन तक वो बाय बर्थ बनते रहते हैं। मेंबर आर नोन एज को पार्टनर एंड होल्ड इक्वल ओनरशिप राइट। जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, को पार्टनर बोला जाता है और होल्ड करते हैं वो इक्वल राइट, उनको इक्वल राइट मिलते हैं, इसीलिए उनको को पार्टनर बोला जाता है कि उनकी इक्वल बेनिफिट, इक्वल लाइबिलिटीज़ होती हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होती हैं? कर्ता। कर्ता कौन होता है? द एल्डेस्ट मेल हेड हु मेंटेन्स एब्सोल्यूट इफेक्टिव कंट्रोल। जो कंट्रोल करता है बिजनेस का, जो हेड ऑफ द फैमिली एल्डेस्ट मेंबर होता है मेल, वो होता है कर्ता। लाइबिलिटी मैट्रिक्स। कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता है हेड ऑफ द फैमिली, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और ऑल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, और बाकी जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कॉन्टिन्यूटी हाईली स्टेबल होता है। क्यों होता है हाईली स्टेबल? सोल प्रोप्राइटर में जैसे कि वो एक ही पर्सन था, अगर उसको इलनेस है, डेथ है, तो वो बिजनेस क्लोज हो जाता था। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, तो फिर इसमें जो बिज़नेस होता है वो क्लोज नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है, क्योंकि और जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है और बिजनेस गो ऑन। कंटिन्यूटी होती है। एग्जिस्टेंस इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ और डिमाइस ऑफ द कर्ता। डीमेरिट क्या है? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता का डोमिनेंस रहता है, सारे डिसीजन कर्ता को के द्वारा लिए जाते हैं। ऑफन क्रिएट कन्फ्लिक्ट। लिमिटेड कैपिटल टाइड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कैपिटल लिमिटेड होती है क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उसी तक लिमिटेड होती है उनकी कैपिटल। ठीक है, अब 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है हिंदू लॉ जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो हैं, जो फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मिताक्षरा एंड सेकंड वन इज़ दया भाग। मिताक्षरा क्या? प्रिवेलेंट अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। बंगाल और असम को छोड़कर पूरे इंडिया में यही मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है, फॉलो किया जाता है। दया भाग है वो फॉलो किया जाता है कि वेस्ट बंगाल और असम में। अब याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दया सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम वालों को ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो दया भाग वहाँ पे एप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल एंड असम। बाकी जगह मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भाग में? राइट, मिताक्षरा में राइट हो जाता है मेंबर्स का आफ्टर एक्वायरिंग बर्थ, और दया भाग में क्या होता है? राइट एक्वायर्ड ओनली आफ्टर फादर्स डेथ। समझ आया? उसमें बाय बर्थ होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल और असम में क्या होता है? आफ्टर फादर्स डेथ। ये डिफरेंस है। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो ग्रांट करता है इक्वल को पर्सनल राइट टू मैरिड डॉटर्स ऑल्सो। 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए और इसमें ये लाया गया कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें जो को पार्टनर है कि इक्वल राइट्स हैं सभी के फैमिली मेम्बर्स में, उसमें राइट होगा मैरिड डॉटर का भी। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, मैरिड डॉटर का राइट नहीं होता था, लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद क्या हो गया? मैरिड डॉटर का भी राइट होने लगे। होप आपको समझ आ गया होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप क्या होती है?
पार्टनरशिप में क्या होते हैं, वन तो नहीं, टू और मोर देन टू पर्सन्स आते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस रन करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली और प्रोपोर्शनेटली, जैसे उन्होंने एग्री किया शेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे द रिलेशन बिटवीन द पर्सन competent टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु हैव एग्रीड टू कैरी ए लॉफुल बिजनेस विद द व्यू टू प्राइवेट गेन के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो है पार्टनरशिप। इसके फीचर्स क्या हैं, फॉर्मेशन इजी है, 2 या 3% जो भी चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना वो आते हैं, कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वॉलेंट्री क्लोजर है, कोई जैसे कंपनी में एक बहुत प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है बंद करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वॉलेंट्री अपनी इच्छा से क्लोजर कर सकते हैं, तो वॉलेंट्री क्लोजर होता है, ईजी फॉर्मेशन होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग थ्रू शेयर कंसल्टेशन, कंसल्ट करके जो पार्टनर होते हैं वो आपस में कंसल्ट करके बैलेंस डिसीजन लेते हैं। कोई एक मैनेजरियल कैपेसिटी यूज़ नहीं होती, 2-3% का दिमाग यूज़ होता है, उसके बाद वो डिसीजन ले पाते हैं। पूलिंग ऑफ मोर फंड्स एंड शेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल रिस्क शेयर हो जाता है पार्टनर के बीच में और फंड्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। एक सिंगल पर्सन के पास फंड कम होते हैं और लेकिन फंड्स ज़्यादा मिल जाते हैं अगर हम यूज़ करते हैं ये, ठीक है। ओके, डीमेरिट्स क्या है, अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है एंड जॉइंट होती है पार्टनर्स की। हाई, कई बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो उसमें दे रखा रहता है लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी, तो हम अनलिमिटेड को टिक करते हैं, लेकिन वहाँ पे होता है अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट क्यों, सारे पार्टनर्स की होती है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं तो डिसीजन लेने में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कन्फ्लिक्ट्स की। लेक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता, कई बार कन्फ्लिक्ट्स की वजह से बंद हो जाता है। कई बार मान लो 2 पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो गई तो एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं रन कर सकता तो क्लोज डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब रीज़न होते हैं। हाँ, इधर की पॉइंट्स पे आ जाते हैं। स्टैचुरी मेंबर लिमिट, मिनिमम जो पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, लेकिन जो रूल 10 2014 में आया था उसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मेंबर इन अ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 तो 100, अगर अकॉर्डिंग टू रूल 10 या 2014 रूल के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 50। माइनर एज अ पार्टनर, अगर कोई पर्सन माइनर है तो क्या होगा, एडमिटेड ओनली विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तभी उसको एडमिट कर सकते हैं बिजनेस में। लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उतनी ही होगी। कैन नॉट एक्टिवली मैनेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लॉसेज, उसको लॉसेज नहीं मिलेंगे और मैनेज नहीं करता है वो बिजनेस। बाकी की हमने देखा था ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी होती है, माइनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और कैन नॉट एक्टिवली मैनेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लॉसेस, उसको लॉसेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में हमारा क्या होता है कि हमारी मर्जी होती है कि हम रजिस्टर्ड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। हम अपनी फर्म को अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या रिस्क होता है, रजिस्ट्रेशन इज स्ट्रिक्टली वॉलेंट्री, ये मैंने बता दिया कि वॉलेंट्री होती है, अपनी इच्छा के अनुसार होती है। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट शो थर्ड पार्टी को शो नहीं कर सकती अनरजिस्टर्ड फर्म। पार्टनर कैन नॉट शो ईच अदर और द फर्म, पार्टनर भी एक दूसरे को या फर्म को शो नहीं कर सकते अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि हमारे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं हमारे, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
जैसे कि एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट इन लॉस भी शेयर करते हैं और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, वो होते हैं एक्टिव पार्टनर और वो सब कुछ लगाते हैं, कैपिटल भी लगाते हैं, मैनेज भी करते हैं, प्रॉफिट इन लॉस भी शेयर करते हैं, तो लाइबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कौन से होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है कि जो पार्टनर सोया हुआ है नहीं है, मतलब वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर तो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में, वो सोया हुआ होगा, स्लीपिंग होगा या डोरमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर नेम से पता चल रहा है जैसे कि छुपा हुआ पार्टनर जो सीक्रेट है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो वो कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, लेकिन वो स्लीपिंग में मैनेजमेंट को स्लीप था, वो बिल्कुल ही भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो सीक्रेटली छुप के ही पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब कि सिर्फ नाम के लिए जो पार्टनर होते हैं, नाम के लिए होगा तो क्या करेगा वो, ना तो कैपिटल लगाएगा, ना मैनेजमेंट में ना कैपिटल लगाएगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी क्या होगी उसकी? अनलिमिटेड होगी। पार्टनर्स की सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, किसी भी टाइप का पार्टनर हो। नॉमिनल है, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल में भी डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सिर्फ एस्टॉपल दिखावे के लिए जो है हमारे पार्टनर हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो पार्टनर जो बाहर जाके दिखाते हैं, जो हमारे एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते हैं, लेकिन वो बाहर अपनी बातों से ऐसे दिखाते हैं कि वो हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टनर हैं, एक्चुअल में होते नहीं है। तो वो ना कैपिटल लगाते हैं, ना बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ना शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वो लाइबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके बात करते हैं, अगर किसी ने उसके बोलने की वजह से कोई बिजनेस से ट्रांजेक्शन की है तो वो लाइबल होगा उसके लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप ऑफ पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एमसीक्यू फॉर्म में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यू सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे भी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन भी होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर का, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ओके, जो ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एट विल, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस अंटिल एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ विड्रॉल। ये एक विल के अकॉर्डिंग होते हैं, इनके सिर्फ आप नाम याद कर सकते हैं। पार्टनर्स एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म्ड स्ट्रिक्टली फॉर स्पेसिफिक वेंचर और फिक्स्ड टाइम फ्रेम, किसी एक काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए बनते हैं, फिर एक टाइम पीरियड के लिए जो बनते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, एंड पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि जब तक कोई विड्रॉ नहीं कर लेता, जब तक वो विल में है कि हमारा पार्टनर है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी हमारे पार्टनरशिप के टाइप होते हैं, जैसे जनरल पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी अफेक्टेड बाय डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, अगर डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? एटलीस्ट वन पार्टनर, उसमें भी सिर्फ एक पार्टनर की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी अदर पार्टनर की लाइबिलिटी है वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। एग्जिस्टेंट अनअफेक्टेड बाय लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर से उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अनलिमिटेड पार्टनर्स से उसके एग्जिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा बिजनेस में। तो दो फॉर्म आपको पता चल गए होंगे, देख सकते कौन कौन से। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है एंड लिमिटेड पार्टनरशिप है। जैसे कि जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड में एक की अनलिमिटेड होनी ज़रूरी है, बाकी की लिमिटेड हो सकती है। ठीक, और ये है कुछ की पॉइंट। हिस्टोरिकल रेगुलेशन, लिमिटेड पार्टनरशिप वर नॉट परमिटेड अर्लियर इन इंडिया, पहले इंडिया में कोई भी परमिटेड नहीं थे। इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी जब से आई है 1991 में, उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप इंडिया में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनती हैं, बल्कि वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका जो मोटिव होता है फॉर्मेशन का, वो पब्लिक वेलफेयर होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, उसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है,
A society aiming to promote economic interest of its member in according with the cooperative principle. जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं और रन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उनकी इंटरेस्ट के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। की पैरामीटर्स और मेरिट्स क्या हैं? वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, अपनी इच्छा से मेंबरशिप होती है इसमें, एंड कंपल्सरी लीगल रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और ये लीगल रजिस्टर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर ये रजिस्टर्ड होती हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट मीन्स वन मेंबर इक्वल टू वन वोट। ऑप्शन में दिए होंगे कि शेयर के अकॉर्डिंग होता है, मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, बट द आंसर इज़ वन मेंबर इज़ इक्वल टू वन वोट। किसने कितना कैपिटल फंड लगाया है, किसने कितने पैसे दिए, उससे कोई भी वोटिंग राइट डिसाइड नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हाई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इसमें हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, हर लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन और इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और इकोनॉमी होती है ऑपरेशंस में। डीमेरिट्स क्या होते हैं? ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इनके पास फाइनेंस नहीं होता है, तो मैनेजमेंट में भी इतनी ज़्यादा इफ़िशिएंसी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है, और सीक्रेसी कम होती है, क्योंकि हर चीज़ डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाई गई है। जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं अमंग द ओपिनियंस इन द मेंबर्स होते हैं, उनके ओपिनियन में भी मतलब कि डिफरेंसेस होते हैं, ये भी एक उसका डिमेरिट है। ठीक है, जो मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने में, तो वो 10 अडल्ट पर्सन होने चाहिए। मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है? रिक्वायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सनस। ठीक है, कैपिटल इज रेज डायरेक्टली बाय द इशुएंस ऑफ शेयर, और कैपिटल इशू कैसे की जाती है? इशुएंस ऑफ शेयर्स के द्वारा कैपिटल इशू की जाती है। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप की, जो मैंने 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बताई हैं, जैसे नंबर 1 है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि उनको रीज़नेबल प्राइसेस पे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेल करवाने के लिए। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं कि प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट के लिए जो बनाई जाती है, कि उनको अच्छा रॉ मटेरियल बने अच्छे प्राइसेस पे, ताकि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्शन कर सके और सोसाइटी को भी सर्व कर सके। मार्केटिंग के लिए भी होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, सेल आउट करने के लिए बनाई जाती हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, फार्मर्स के लिए बनाई जाती हैं। फार्मर्स को जो रॉ मटेरियल है, जो भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं, वो गुड क्वालिटी के प्रोवाइड करने के लिए एट द रीज़नेबल रेट्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर को लोन रीज़नेबल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म हाउस के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को एट रीज़नेबल रेट्स। तो ये होते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इनमें से 2-3 नाम दे देंगे, एक कोई और नाम दे देंगे, तो पूछेंगे इनमें से कौन सी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होती है, या फिर डेफिनेशन फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें ओनरशिप और बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि वो लॉ के अंडर रजिस्टर करके बनाई जाती हैं। ठीक है, वो किसी भी पर्सन को सू कर सकती है अपने नाम पे, कोई पर्सन कंपनी को सू कर सकता है, उसके ओनर को लाइबल नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। जो लाइबिलिटी होती है ओनर्स की वो लिमिटेड होती है। ठीक है, the definition is a joint stock company is an artificial person having a separate legal entity. Perpetual succession means members may go, members may come, companies may go on, मतलब कि आने या जाने से मेंबर के कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन है। एंड ए कॉमन सील, और एक कॉमन सील के अंडर कंपनी काम करती है। हर एक मान लो साइन किए हैं तो उस पर एक सील स्टैंप लगाई जाएगी जो कंपनी की होगी। कोर करैक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर मेरिट्स हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने बताया ओनर से अलग होती है जो हमारी कंपनी होती है। एक आर्टिफिशियल जुडिशियल स्टेटस होता है कंपनी का, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू फॉर्म की जाती है। डेफिनेशन में ही बता दिया, परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनअफेक्टेड बाय द डेथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स।
जो ट्रांसफ़र है इंटरेस्ट वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो शेयर होल्डर्स, किसी भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रखे हैं ABC लिमिटेड कंपनी के, तो वो अपने शेयर्स को किसी और कंपनी को मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्या था, उस बिज़नेस ने अपना बिज़नेस खोल लिया, या तो उसको कम्प्लीटली ही बेच देगा या तो उसको बंद ही कर देगा। ठीक है, इतना ईजी नहीं होता उसमें ट्रांसफ़र, लेकिन इसमें ईजी होता है। ठीक। और लायबिलिटी होती है जो शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग। लार्ज स्कोप फॉर कैपिटल एक्सपेंशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कैपिटल हम और इशू कर सकते हैं डेप्ट की फॉर्म में शेयर इश्यूज़ करके। ठीक है, तो एक्सपेंशन कर सकते हैं, स्कोप ज़्यादा है कैपिटल को एक्सपेंड करने का। और मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होती है, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो मैनेजर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी फंड की कैपिटल की वो नहीं होती, इसमें कमी नहीं होती। स्ट्रक्चरल डीमेरिट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स होती है, बनाने में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, कॉस्टली होती है, पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, एक लेंदी प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। लेक ऑफ ऑपरेशनल सिक्रेसी कम होती है, क्यों? क्योंकि उसको अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। न्यूमरस रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड चेक, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉलो करनी पड़ती हैं। डिसीजन मेकिंग में डिले होता है क्योंकि बहुत सारे लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं, कोई एक पर्सन नहीं है डिसीजन लेने वाला, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, या पार्टनरशिप में जैसे 2 या 3 पर्सन थे वो आपस में डिसीजन ले लेते थे। इसमें हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाते हैं। ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है, मीन्स कंट्रोल कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ एक हैंड्स के अंदर पावर होती है जो मोस्टली डिसीजंस लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या होती है, जिसमें कि कंट्रोल कंसंट्रेशन होता है कुछ एक हैंड्स में। तो जो स्टैच्यूटरी मेंबरशिप रूल है उसमें क्या है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, शेयर होल्डर्स एंड कंट्रोल, मतलब कि जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो कंट्रोल करता है बिजनेस को, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका वो सेपरेट होते हैं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ये मेंबर्स की लिमिट है वो याद रखना। जैसे पार्टनरशिप में मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने होते हैं, 2013 के अकॉर्डिंग एंड 2014 रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग बताए थे, इसमें 100 एंड इसमें 50। ठीक है, तो ये याद रखना। और मिनिमम 2 होते हैं उसमें, यहाँ पे प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, कंपनी में मिनिमम 7, पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़, होप आपको समझ आ गया होगा आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि हमें मान लो हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन से फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली कंपनी, क्या बनाए, कैसे चूज़ करें कि हमें कैसा बिज़नेस करना चाहिए। तो कुछ एक फैक्टर्स दे रखे हैं, उनको बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अगर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल है तो हम कंपनी फॉर्म करेंगे, अगर कम कैपिटल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, मान लो हमें ज़्यादा कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन नहीं लगानी है, कम कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन लगानी है तो सोल प्रोप्राइटर बेनिफिशियल रहेगा, और कंपनी में कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन, ईजी करना है तो सोल प्रोप्राइटर ओपन करो, नहीं तो कंपनी, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है फॉर्मेशन में, पेपर वर्क ज़्यादा होता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कंपनी में ईजी होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। मैनेजरियल स्किल्स कंपनी में ज़्यादा में प्रोफेशनल स्टाफ होता है, सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि सारे डिसीजंस खुद लेने होते हैं, कंपनी में नहीं होते हैं। इसमें एक हायरार्की के थ्रू डिसीजन दिए जाते हैं जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। रेगुलेशंस, जो रेगुलेशन होती है सोल प्रोप्राइटर में वो कम होते हैं, कंपनी में ज़्यादा होती हैं। कॉन्टिन्यूटी कंपनी की ज़्यादा होती है क्योंकि मेंबर में गो और कंपनी में गो ऑन, मीन्स परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, डेथ एक्सीडेंट कुछ हो गया तो बंद हो जाती है। लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है। ये कुछ एक बेसिस हैं जिससे हम फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के फॉर्म ऑफ बिजनेस को, कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी में डिफरेंस बना रखा है एक ही जगह पे, ताकि आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा इजी हो जाए। फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी यूज़ होती हैं, इजी फॉर्मेशन होता है।
पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, सिंपल सेटअप होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में इजी फॉर्मेशन होता है, गवर्न किया जाता है बाय हिंदू लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं जिसको हम रजिस्टर्ड करते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कंपनी इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली प्रोसेस जिसको हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंपनी एक्ट 2013, जो कि पहले था कंपनी एक्ट 1956, अब कौन से एक्ट के थ्रू 2013 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ मेंबर। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल मेंबर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू कंपनी के एक्ट 2013 मैक्सिमम मेंबर 100 होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मेंबर होंगे उतने ही होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। कैपिटल है वो हाईली लिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में लिमिटेड होती है पर सोल प्रोप्राइटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली में लिमिटेड होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जितनी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उतनी लिमिटेड होती है हमारी कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हमारी लाइबिलिटी कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, और कंपनी में हमारी वास्ट होती है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं कैपिटल को शेयर्स या डिबेंचर्स को इश्यू करके। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे लिमिटेड एंड जॉइंट होती है, यहाँ पे कर्ता की अनलिमिटेड होती है। रिवीजन बेस पे मैं थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ अभी, क्योंकि हम ये सारा कुछ पहले पढ़ चुके हैं। कर्ता की अनलिमिटेड होती है और मेंबर्स की लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लिमिटेड होती है लाइबिलिटी, और कंपनी में भी लिमिटेड होती है। कंट्रोल सोल ओनर में डिसाइड करता है सब कुछ, सोल प्रोप्राइटर खुद ही डिसाइड करता है। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। म्यूचुअल कंसेंट होती है सारे पार्टनर की पार्टनरशिप में। यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर इन चॉइस किसकी होती है, कर्ता की, इसीलिए वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है जॉइंट हिंदू फैमिली में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी होती है जो डिसीजंस लेती हैं, और यहाँ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल डिफरेंट होता है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है एंड कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास। का कॉन्टिन्यूटी, हाईली अनस्टेबल होते हैं सोल प्रोप्राइटर्स, बता चुकी हूँ कि क्यों होते हैं। पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय डेथ और रिटायरमेंट। जॉइंट हिंदू फैमिली स्टेबल होती है, कर्ता डाइज तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता ऑफ द फैमिली बन जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हाईली स्टेबल होते हैं, और यहाँ पे तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी होती है हमारी कंपनी में। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर 2 था, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़, जो कंप्लीट हो गया है। आप इसको अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके दे सकते हैं, और इसको रिवाइज़ कर सकते हैं दोबारा अपने एंड से। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप 2x की स्पीड पे इनको देख सकते हो। आई एम श्योर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, अगर आप ये सारी कंटिन्यू सीरीज़, सारे MCQs, या फिर जो भी मैं 11th 12th अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ या एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं करवाऊँगी, तो ये अगर आप करते हैं और अच्छे से करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, तो आई एम श्योर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।